Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing great और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी वो बहुत अच्छी चल रही होगी. सो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में MPSC 011 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर मॉडल आंसर्स. सो सबसे पहले जो आपका टॉपिक नंबर 1 है, इसके अंदर आपको डिस्क्राइब करना है बैकग्राउंड ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, यानी कि यूरोप की जो इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन है उसके बैकग्राउंड के बारे में बताना है आपको. सो द यूरोपियन इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन इज़ अ की कॉम्पोनेंट ऑफ यूरोपियन इंटीग्रेशन. यानी कि आपको पता होगा कि जब यूरोप का एकीकरण हुआ तो उस टाइम पे जो यूरोपियन इकोनॉमिक मॉनेटरी यूनियन थी, यानी कि इसको आप EMU कहेंगे, ये उसमें एक की कॉम्पोनेंट थी इन्वॉल्विंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड फिस्कल पॉलिसीज़. यानी कि जो EMU है इसका काम था कोऑर्डिनेशन करना दो तरह की पॉलिसीज़, इकोनॉमिक एंड फिस्कल. फिस्कल यानी कि मनी से रिलेटेड, इकोनॉमिक यानी जो आपकी आर्थिक होती हैं, उन दोनों की जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना. अ कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी एंड द अडॉप्शन ऑफ अ सिंगल करेंसी. इसने क्या कहा कि हम क्या अपना लेंगे, एक कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएंगे और एक हमारी करेंसी सिंगल होगी जिसे हम क्या बोला करेंगे, यूरो बोला करेंगे. सो द बैकग्राउंड ऑफ द EMU कैन बी ट्रेस थ्रू सेवरल स्टेजेस. तो अब यहाँ पर हम EMU का जो बैकग्राउंड है उसे स्टेजेस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. सो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हमें बताना चाहती हूँ कि जो यूरोपीय आर्थिक और मौद्रिक संघ है, इसे क्या बोला जाता है हिंदी में, यूरोपीय आर्थिक और मौद्रिक संघ यूरोपीय एकीकरण का एक प्रमुख घटक है जिसमें आर्थिक वित्तीय नीतियों का समन्वय, एक सामान्य मौद्रिक नीति और एकल मुद्रा यूरो को अपनाना शामिल है. EMU की पृष्ठभूमि को कई चरणों में देखा जा सकता है. सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली फाउंडेशंस की. सो द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन यूरोप डेट्स बैक टू द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2. यूरोप के अंदर जो इकोनॉमिक आपका इंटीग्रेशन आया उसका आइडिया वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से शुरू हो गया था. इसका एम क्या था, इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ावा देना ताकि आगे कभी भी ऐसी वर्ल्ड वॉर्स ना हो. सो द ट्रीटी ऑफ रोम 1957 में हुई, इस्टेब्लिश की गई, इस्टेब्लिश द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी. सो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं द ट्रीटी ऑफ रोम की. ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ रोम है इसे कब इस्टेब्लिश किया गया है, इसे 1957 में लेकर आया गया था, जिसके अंदर किसे इस्टेब्लिश किया गया था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को, लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर अ कॉमन मार्केट. और यहाँ पे किस चीज़ की बात शुरू हुई, इन लोगों ने बात की, मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में यूरोपियन यूनियन के बारे में बताया था कि ये जो देशों का समूह है, यूरोप के कई सारे देशों का समूह है, तो इन्होंने बात की कि हम सबकी क्या होगी, एक कॉमन मार्केट होगी. ठीक है. सो यूरोप में आर्थिक एकीकरण का जो विचार है वह कब शुरू हुआ, वह शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय का है, जिसका उद्देश्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना और आगे के संघर्षों को रोकना था. 1957 में रोम की संधि ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की जिसने सामान्य बाजार की नींव रखी. अब हम बात करेंगे वर्नर रिपोर्ट की. सबसे पहले हमने बात की रोम, जो ट्रीटी ऑफ आपकी क्या है, रोम है, जिसने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के लिए ग्राउंड वर्क किया, काम किया ग्राउंड वर्क मार्केट स्टैब्लिश करने के लिए. उसके बाद हम बात करेंगे वर्नर रिपोर्ट की. सो इन 1970s द वर्नर रिपोर्ट प्रपोज्ड अ 3 स्टेज प्रोसेस. वर्नर रिपोर्ट ने क्या कहा कि हम ये काम कैसे करेंगे, 3 स्टेजेस पे करेंगे जिससे हम इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन बनाएंगे 10 साल के अंदर. So although the plan was not fully implemented due to economic and political challenges, it set the stage for future efforts. So उस टाइम पे जो प्लान है उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन आगे इसने फ्यूचर में एफर्ट्स किए. सो 1970 में वर्नर रिपोर्ट के ने एक दशक के भीतर आर्थिक और मौद्रिक संघ प्राप्त करने के लिए 3 चरणीय प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया. ठीक है, किसका प्रस्ताव दिया, 3 चरणीय प्रक्रिया का. वर्नर रिपोर्ट ने 1970 में आर्थिक और मौद्रिक संघ प्राप्त करने के लिए, यद्यपि आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के कारण योजना को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था, इसने भविष्य के प्रयासों के लिए आधार तैयार किया. उसके बाद हम बात करेंगे यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम की, विच इज़ EMS. तो जो यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1979 में टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट. किस चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए, एक्सचेंज रेट्स को स्टेबल करने के लिए, एंड रिड्यूस करेंसी फ्लक्चुएशंस,
और जो करेंसी में फ्लक्चुएशंस हो रही हैं उसे रिड्यूस करने के लिए। सो द EMS included the exchange rate mechanism which was a precursor of to the euro। सो जो EMS है इसने एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म शुरू किया विच वॉज अ प्रीकर्सर ऑफ द यूरो, यानी यूरो से पहले कुछ यहाँ पे चलता था जिसे एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म कहा जाता था। सो 1979 में यूरोपीय मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की गई थी ताकि विनिमय दरों को स्थिर किया जा सके। किसे स्थिर किया जा सके? विनिमय दरों को, और यूरोपीय देशों के बीच मुद्रा और उतार चढ़ाव को कम किया जा सके। यूरोप के देशों में देखो, अगर वो अलग अलग मुद्रा अपनाएंगे, करेंसी अपनाएंगे, तो एक्सचेंज में प्रॉब्लम आती है। तो वहाँ पे वो लेकर आए थे EMS एक्सचेंज रेट, ठीक है, मैकेनिज्म, जो यूरो का पूर्ववर्ती, जब यूरो नहीं आया था तो उससे पहले वो कुछ EMS एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म चलाया करते थे ताकि जो वो लोग क्या कर सकें, व्यापार कर सकें, व्यापार करेंगे, अपनी करेंसी एक्सचेंज करेंगे। अब हम बात करेंगे maastricht ट्रीटी की। सो द maastricht ट्रीटी साइंड इन 1992। कब साइन की गई थी? 1992 में, ठीक है। फॉर्मली एस्टैब्लिश द EMU एंड सेट द क्राइटेरिया फॉर मेंबर ऑफ स्टेट्स। तो इसने फिर EMU, जिसकी हमने क्वेश्चन में शुरू में बात की थी, वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? EMU के द्वारा। तो इससे पहले तो मैंने आपको बताया वो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। अगर आपको अपने आंसर में वो लिखना है तो आप लिख सकते हो, अगर आप वो छोड़ना चाहते हो तो वो आप छोड़ भी सकते हो कि ट्रीटी ऑफ रोम। आप maastricht ट्रीटी से भी अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो कि जो maastricht ट्रीटी है इसने EMU को 1992 में जब maastricht ट्रीटी साइन हुई तब EMU की स्थापना हुई। सो दिस क्राइटेरिया इंक्लूडेड रिक्वायरमेंट फॉर बजट डेफिसिट, पब्लिक डेट, इन्फ्लेशन रेट एंड इंटरेस्ट रेट। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ों की बात की उन लोगों ने? बजट डेफिसिट्स की, पब्लिक डेट की, जो भी लोन वगैरह होता है, महंगाई कितनी बढ़ रही है, ब्याज कितना लगेगा, इस सब की बात की। इन मानदंडों में बजट घाटे, सार्वजनिक ऋण, मुद्रास्फीति दर और ब्याज दरों के लिए आवश्यकताएं शामिल थीं। अब हम बात करेंगे किसके इंट्रोडक्शन की, कि अब यूरो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सो जो यूरो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ? इन द ईयर 1999। सो द यूरो वॉज इंट्रोड्यूस एज अ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी है कि वो पहले एज अ इलेक्ट्रॉनिक करेंसी इंट्रोड्यूस किया गया था एंड एज फिजिकल बैंक नोट्स एंड कॉइन्स कब किया गया? सन 2002 में। So the adoption of the euro facilitated trade and investment among member states by eliminating currency exchange risk and cost। जब यूरो को लेकर आया गया तो उससे क्या हुआ कि जो करेंसी एक्सचेंज रेट की जो कॉस्ट हुआ करती थी वो कम हो गई, एलिमिनेट हो गई, ख़त्म हो गई। सो यूरो को 1999 में एक इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के रूप में और 2002 में भौतिक बैंक नोटों और सिक्कों के रूप में पेश किया गया था। यूरो को अपनाने से मुद्रा विनिमय जोखिमों और लागतों को समाप्त करके सदस्य राज्यों के बीच व्यापार और निवेश में सुविधा हुई। अब इसके ऑनगोइंग क्या चैलेंजेस हैं? सो करेंटली जो EMU है वो कई सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे कि डेब्ट क्राइसिस हो गया, उसको सन 2000 में वो लोन में दब गया था, विच टेस्ट इज द रिलायंस ऑफ द यूरोजोन। यूरोजोन आपको बताया है मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में कि यूरोजोन क्या होता है। So despite these challenges, the EMU has expanded to include more member states over time। इन सारे challenges के बाद भी जो EMU है वो क्या चाहता है कि और भी उसके member states बन जाएं। So EMU ने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया था जिसमें 2000 के दशक के अंत में संप्रभुत्व ऋण संकट शामिल था। क्या हुआ था? इनको ऋण संकट हुआ था, लोन का संकट हो गया था जिसने यूरो जोन की स्थिरता की परीक्षा ली। इन चुनौतियों के बावजूद समय के साथ EMU में अधिक सदस्य राज्यों को शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे कौन कौन सी ट्रीटीज़ हैं जिनके कारण यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई। ठीक है, समझ रहे हो आप? आपको क्या बताना है? यहाँ पे अलग अलग ट्रीटीज़ की बात करनी है, तो बस हम यहाँ पे एक एक ट्रीटी का नाम लेते जाएंगे और उसके द्वारा क्या काम हुआ उसके बारे में लिखते जाएंगे। सो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। सो द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी धीरे धीरे हुआ, involving several key treaties that laid the foundation for economic and political integration among European countries। तो यह एक धीमी प्रोसेस थी जिसके अंदर कई सारी ट्रीटीज़ हुई जिसने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन किया यूरोपियन कंट्रीज़ का। नाउ हेयर आर द मेन ट्रीटीज़ लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द EU। अब हम यहाँ पे उन ट्रीटीज़ की बात करेंगे जिनके द्वारा EU का फॉर्मेशन हुआ। सो यूरोपीय संघ का गठन एक क्रमिक प्रक्रिया थी। क्या थी? क्रमिक, यानी समझ रहे हो ना, ग्रेजुअल, जिसमें कई प्रमुख संधियां शामिल थी जिन्होंने यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण की नींव रखी।
EU के गठन की ओर अग्रसर मुख्य जो संधियां हैं हम उनके बारे में अब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ट्रीटी ऑफ पेरिस की। सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में लिख लो ट्रीटी ऑफ पेरिस। जो ट्रीटी ऑफ पेरिस है वो इस्टेब्लिश हुई, इसने इस्टेब्लिश किया यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी इन 1951। ठीक है, सबसे पहले क्या इस्टेब्लिश किया उसने? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यूरोपियन इंटीग्रेशन, और यह यूरोप के इंटीग्रेशन की तरफ पहला कदम था। एम्ड एट पूलिंग कोल स्टील प्रोडक्शन इन प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। यानी कि ये क्या करेंगे कि कोल और स्टील का जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे पूल कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे, ताकि आगे जाके फ्रांस और जर्मनी के बीच में झगड़ा ना हो। तो 1951 में पेरिस संधि ने यूरोपीय कोला और इस्पात समुदाय की स्थापना की। ठीक है, याद रखना है आपको, पेरिस संधि 1951। यह यूरोपीय एकीकरण की दिशा में पहला कदम था, जिसका उद्देश्य फ्रांस और जर्मनी के बीच भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए कोयला और इस्पात उत्पादन को क्या करना था? एकजुट करना था। फ्रांस और जर्मनी ने क्या कहा कि भाई हमें भविष्य में कोई भी युद्ध आपस में नहीं करना है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अपने कोयला और इस्पात उत्पादन को क्या कर लेते हैं? एकजुट कर लेते हैं। उसके बाद ट्रीटी ऑफ रोम, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताई है। द ट्रीटीज ऑफ रोम इस्टेब्लिश द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। जो ट्रीटी ऑफ रोम है इसने ये दो कम्युनिटी इस्टेब्लिश की, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय। जो ये दोनों जो EEC है यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है, इसका एम क्या था? आपको याद रखना है कि इसका एम था एक कॉमन मार्केट बना देना और कस्टम्स यूनियन, प्रमोटिंग फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि जो यूरोप के देश हैं उनके बीच में जो गुड्स, सर्विसेज, पीपल, कैपिटल, वो सब क्या हो, उनका मूवमेंट फ्री हो, कोई भी ऐसा टैक्स ना देना पड़े, करेंसी एक्सचेंज ना करवानी पड़े, एक कॉमन मार्केट बन जाए। EEC का उद्देश्य एक सामान्य बाजार और सीमा शुल्क संघ बनाना था, जो सदस्य राज्यों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, लोगों और पूंजी की स्वतंत्र आवाजाही को बढ़ावा देता। ठीक है, किस किस की आवाजाही को बढ़ावा देता? सामान्य बाजार, सीमा शुल्क। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक सिंगल यूरोपियन एक्ट आ गया, फिर इसके बाद 1986 का। आपको ये सब ना ईयर वाइज आपको बस ये लिख लेना है कि कब क्या आया है और उसमें मेन क्या हुआ है, सिर्फ वो भी अगर आप पॉइंट लिख लोगे ना तो आंसर में काम आएगा। द सिंगल यूरोपियन एक्ट वॉज साइंड इन 1986 एंड केम इनटू इफेक्ट इन 1987. It aimed to create a single internal market by the end of 1992. इसका एम क्या था? इसका एम था एक सिंगल मार्केट बनाना सन 1992 के एंड तक। रिमूव जो बचे कुछ बैरियर्स थे ट्रेड के उन्हें रिमूव कर देना, एंड फ्री मूवमेंट हो किसका? गुड्स का, सर्विसेज का, पीपल का एंड कैपिटल का। आपको याद हो गया सिंगल यूरोपियन एक्ट 1986, ज़रूर लिख कर आना है आपको इसे अपने आंसर में। 1986 में एकल यूरोपीय अधिनियम पर फिर क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए। 1987 में प्रभावी हुए। इसका उद्देश्य 1992 के अंत तक एक एकल आंतरिक बाजार बनाना था। व्यापार में जो बची कुची बाधाएं थी उन्हें दूर करना था। मास्ट्रिक्ट ट्रीटी आपको मैंने पिछले भी पढ़ाया, पिछले आंसर में, फिर से हम इसे लिखेंगे इस आंसर में। जो मास्ट्रिक्ट ट्रीटी है ये साइन की गई थी इन द सन 1992 एंड इफेक्टिव फ्रॉम 1993। ठीक है, कब की गई थी साइन? 1992 में, और इफेक्टिव कब से हुई थी? 1993 से। फॉर्मली एस्टैब्लिश द यूरोपियन यूनियन एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोपियन सिटीजनशिप। इसने यूरोपियन यूनियन बनाई और यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्या? यूरोपियन सिटीजनशिप का। आपको इसको बिल्कुल याद कर लेना यूरोपियन सिटीजनशिप को। ठीक है, कि कौन से एक्ट के द्वारा ये आया था? मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के द्वारा आया था 1992 में, द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूरोपियन सिटीजनशिप। इट लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन। और फिर यहीं से शुरुआत हुई किसकी? इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी यूनियन की। इंट्रोड्यूस किया गया यूरो एज अ कॉमन करेंसी। 1992 में जो ट्रीटी हुई मास्ट्रिक्ट ट्रीटी, वो भी यूरोपियन यूनियन की एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है, जो कि इसने क्या किया था? एक तो यूरोपियन नागरिकता की अवधारणा प्रस्तुत की, दूसरा EMU की नींव भी इसने रखी। फिर हम बात करेंगे एम्स्टर्डम ट्रीटी की। ये 1997 में आई थी। ये 1992 में 1999 में इफेक्टिव हुई थी। इसने रिफॉर्म किए EU के इंस्टीट्यूशंस में। आपको EU के इंस्टीट्यूशंस पता होंगे जो हमने अपनी पार्ट 1 की वीडियोज़ में किए हुए हैं। EU के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एनहांस द पावर टू यूरोपियन पार्लियामेंट। EU के इंस्टीट्यूशंस ने यूरोपियन पार्लियामेंट को पावर दे दी। इट एम टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी ऑफ द EU। इसका एम क्या था?
एफिशिएंसी को बढ़ाकर जो ईयू है उसको वैध करना, ठीक है, ईयू की दक्षता और लोकतांत्रिक वैधता में सुधार करना इसका उद्देश्य था। आपको एम्स्टरडैम ट्रीटी अलग से भी एक वीडियो में हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। फिर हम बात करेंगे, एक ट्रीटी है नाइस ट्रीटी, जो कि 2001 में साइन की गई थी और 2003 में लागू हुई। इसने भी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है ईयू का उसके अंदर रिफॉर्म किए थे टू अकोमोडेट फ्यूचर एनलार्जमेंट। इट एडजस्टेड द कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूरोपियन कमीशन। जो यूरोपियन कमीशन है उसकी जो फंक्शनिंग है उसे इसने एडजस्ट किया था यूरोपियन पार्लियामेंट को एंड द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट और काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन है, तीनों के अंदर इसने रिफॉर्म्स किए थे। इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है उसे पूरा का पूरा रिफॉर्म कर दिया था नाइस ट्रीटी ने। 2001 में हस्ताक्षरित और 2003 से प्रभावित नीस ट्रीटी ने भविष्य के विस्तार को समायोजित करने के लिए ईयू की संस्थागत संरचना में क्या किया, सुधार किया। इसने यूरोपीय आयोग, यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ की परिषद की संरचना और कार्यप्रणाली को समायोजित किया। फिर हम बात करेंगे लिस्बन ट्रीटी की, जो कि सन 2007 में साइन की गई थी और यह सन 2009 से इफेक्टिव हुई। एम टू मेक द ईयू मोर डेमोक्रेटिक। इसका क्या एम था कि जो यूरोपियन यूनियन है उसे और ज़्यादा क्या बनाना, डेमोक्रेटिक बनाना, लोकतांत्रिक बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना। इट इंट्रोड्यूसेस चेंजेस सच एज द क्रिएशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट। इसने क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए कि लंबे समय के लिए प्रेसिडेंट बनेगा यूरोपियन काउंसिल का, एक हाई रिप्रेजेंटेटिव बनेगा फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी पॉलिसी को मैनेज करने के लिए। 2007 में जो ये हस्ताक्षरित ट्रीटी है आपकी लिस्बन संधि, इसका उद्देश्य था ईयू को अधिक लोकतांत्रिक, कुशल और पारदर्शी बनाना। इसने यूरोपीय परिषद के दीर्घकालिक अध्यक्ष और विदेशी मामलों और सुरक्षा नीति के लिए एक उच्च प्रतिनिधि के निर्माण जैसे परिवर्तन पेश किए। So these treaties collectively contributed to the formation and evolution of the European Union। ये जो treaties हैं इन्होंने टोटल किसके लिए contribute किया, फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन के। यूरोपियन यूनियन जो है इनके द्वारा ही जो यूरोपियन यूनियन है उसका फॉर्मेशन हुआ, यानी कि वो बना और अभी तक इवॉल्व हो रहा है। इसने डीपर इंटीग्रेशन और कॉपरेशन को भी बढ़ावा दिया। सो स्टूडेंट्स, इन सदियों ने मिलकर यूरोपीय संघ के गठन और विकास में योगदान दिया, जिससे इसके सदस्य राज्यों के बीच गहरा एकीकरण और सहयोग बढ़ा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आज के अपने टॉपिक नंबर 3 पे। जो टॉपिक नंबर 3 है इसके अंदर आपको यूरोपियन यूनियन के जो रशिया के साथ रिलेशंस हैं उनके बारे में बताना है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द यूरोपियन यूनियन एंड रशिया हैज़ बीन कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसिटेड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिलेशंस है, मार्क्ड बाय पीरियड ऑफ कॉपरेशन एंड टेंशन। कभी कभी ये दोनों एक दूसरे को कॉपरेट भी किया है, कभी कभी इनके बीच में टेंशन्स भी रही हैं इतने सालों में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली कॉपरेशन और पार्टनरशिप की। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, उसका विघटन हो गया था, तो यूरोपियन यूनियन और रशिया जो है इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम तो अपना कॉपरेटिव रिलेशनशिप बनाएंगे, एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। सो इन 1994 दे साइन द पार्टनरशिप एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट PCA। फिर उन्होंने क्या साइन कर दिया, दोनों ने अपने कॉपरेशन के लिए PCA साइन कर दिया, जिसे 1997 से लागू किया गया। PCA का क्या एम था कि इन दोनों के बीच में जो पॉलिटिकल बातचीतें हैं वो होती रहें, इन दोनों के बीच में ट्रेड होता रहे, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक कॉपरेशन भी होता रहे। सो सोवियत संघ के 1991 में विघटन के बाद EU और रूस ने सहयोगात्मक संबंध बनाने की कोशिश की। ठीक है, कैसी कोशिश की, सहयोगात्मक संबंध। 1994 में उन्होंने साझेदारी और सहयोग समझौते PCA पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, और जो कब से लागू हुए, सन 1997 में लागू हुए, और इनका उद्देश्य था राजनीतिक संवाद, व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। उसके बाद एनर्जी डिपेंडेंस की हम बात करेंगे। EU और रशिया के जो रिलेशंस हैं उनके बीच में जो एनर्जी है, आपकी ऊर्जा जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो EU है वो किस पे डिपेंड है, रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है, स्पेशली नेचुरल गैस के लिए। ये जो इंटरडिपेंडेंस है ये कॉपरेशन भी लाती है, टेंशन भी लाती है, क्योंकि जब भी कभी गैस सप्लाई को लेकर, उसके प्राइस को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तो टेंशन होने लग जाती है। सो EU और संबंध जो है रशिया के वो क्या है, ऊर्जा, विशेषकर प्राकृतिक गैस पे जो अत्यधिक निर्भर है, विशेष रूप से गैस आपूर्ति और मूल्य निर्धारण पर विवादों के दौरान सहयोग और तनाव दोनों प्रेरित करती हैं।
फिर हम बात करेंगे नाटो की। रशिया व्यूज द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ नाटो विद सस्पिशन। जो रशिया है वो नाटो के ईस्टवर्ड जो उसका एक्सपेंशन हो रहा है उसे सस्पिशन से देखता है, मतलब उस पर शक करता है। जो ईयू के क्लोज टाइज है नाटो के साथ, यानी आपका जो अमेरिका है उसके साथ, उस पर लेके जो रशिया है उसको थोड़ा सा शक रहता है, ठीक है। एंड इट सपोर्ट्स फॉर द इंक्लूजन ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज इनटू द अलायंस हैव बीन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन कंट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेन्ड रिलेशंस। अब जो रशिया वो क्या कहता है कि जो ईस्ट की यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्हें भी ना हम अपने में जोड़ लेंगे, ठीक है, ये कहता है वो। तो ये भी एक कारण है कि उनके बीच में क्या होते हैं, उनके रिलेशंस खराब हो रहे हैं। सो रूस नाटो पूर्व की ओर विस्तार को संदेह और चिंता की दृष्टि से देखता है। नाटो के साथ ईयू के जो घनिष्ठ संबंध हैं और पूर्वी यूरोपीय देशों के गठबंधनों में शामिल करने के समर्थन से तनावपूर्ण संबंधों में इसने योगदान दिया है। अब जो ईयू है उसने क्या करा, ईयू ने अपनी जो विस्तार कर लिया पूर्वी साझेदारी का। जो ईयूज एनलार्जमेंट है इनटू ईस्टर्न यूरोप एंड द ईस्टर्न पार्टनरशिप इनिशिएटिव विच एम टू बिल्ड क्लोजर टाइज विद फॉर्मर सोवियत स्टेट्स, जैसे कि यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्डोवा, इनके साथ जो यूरोपियन यूनियन है वो क्लोज रहना चाहता है। तो कहीं ना कहीं जो रशिया है वो इसको क्या बोलता है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। इस बात को लेकर इनके बीच में टेंशन होती है। सो पूर्वी यूरोप में ईयू का विस्तार और इसकी पूर्वी साझेदारी पहल, जिसका उद्देश्य क्या है, यूक्रेन, जॉर्जिया और मोल्दोवा जैसे पूर्व सोवियत राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना। रूस द्वारा वो कहता है कि तू अपने प्रभाव क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है, ठीक है, इन सब के साथ दोस्ती मत कर। तो इस वजह से जो रशिया है और यूरोपियन यूनियन है उनके बीच में झगड़ा होता है, क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है वो पूर्वी यूरोप के देशों के साथ क्या करना चाहता है, घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता है। फिर आपको यूक्रेन क्राइसिस तो पता ही होगी। सो द एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया बाय रशिया इन 2014 में क्या करा रशिया ने कि क्रीमिया नाम का जो जगह है उसे एनेक्स कर लिया। तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ईस्टर्न यूक्रेन में, ठीक है, जिसके बाद उनके जो रिलेशंस है वो डाउन टर्न हो गए। ईयू और रशिया के रिलेशंस डाउन टर्न खराब हो गए। जो द ईयू इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शंस, ईयू ने क्या कहा रशिया पे कि अब मैं तेरे ऊपर क्या लगाऊंगा, सैंक्शंस लगा दूंगा। और टारगेट किया उसके एनर्जी, फाइनेंस और डिफेंस सेक्टर्स को। फिर रशिया ने रिस्पॉन्स में क्या किया, अकाउंट और भी सैंक्शंस उसने भी लगा दी, जिससे कि ईयू के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पे क्या हुआ, घाटा हुआ। यानी कि जैसे रशिया से जो भी एनर्जी फाइनेंस आया करता था उसका घाटा हुआ रशिया को। फिर रशिया ने उल्टा क्या किया, उस पर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो ईयू करता था रशिया के अंदर उन पे बैन लगा दिया। सो 2014 में रूस के द्वारा क्रीमिया का विलय और पूर्वी यूक्रेन में जो संघर्ष ने ईयू रूस के संबंधों में क्या करी, गिरावट करी। ईयू ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जो उसकी ऊर्जा, वित्त और रक्षा क्षेत्रों को लक्षित कर रहे थे। इसके जवाब में रूस ने भी कर दिए प्रतिबंध, जिससे कि ईयू के कृषि निर्यात को प्रभावित किया। इनके बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन्स भी होती रहती हैं, क्योंकि जब भी सैंक्शंस और काउंटर सैंक्शंस लगते हैं तो व्यापार और डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो खराब होते हैं। वाइल सम ईयू मेंबर स्टेट एडवोकेट फॉर अ मोर कॉन्सिलेटरी अप्रोच, अदर सपोर्ट मेंटेनिंग प्रेशर ऑन रशिया। जो ईयू के मेंबर स्टेट्स हैं वो एडवोकेट करते हैं मोर कॉन्सिलेटरी अप्रोच को, लेकिन जो सपोर्ट करता है प्रेशर को, अदर सपोर्ट मेंटेनिंग प्रेशर ऑन रशिया, ठीक है। बाकी के जो क्या करते हैं, कहते हैं कि रशिया पे ना प्रेशर बना के रखो ताकि जो रशिया है वो इंटरनेशनल जो कानून है उनको माने। आपको पता है कि रशिया इंटरनेशनल कानूनों को मानता नहीं है, वो आपने रशिया यूक्रेन वॉर में भी देख लिया होगा। तो प्रतिबंध और प्रतिबंध व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। कुछ ईयू के सदस्य क्या कहते हैं कि समझौता कर लेते हैं, वो ही ठीक रहेगा, पर बाकी क्या कहते हैं कि रशिया पे दबाव बना के रखो ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पालन करे। फिर हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी एंड डिस इन्फॉर्मेशन की। कंसर्न्स अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड डिस इन्फॉर्मेशन हैव ऑल्सो स्ट्रेन्ड रिलेशंस। जो ईयू है उसने रशिया पे क्या इल्ज़ाम लगाया कि तू हमारे ऊपर साइबर अटैक करता है और हमारे खिलाफ इन्फॉर्मेशन गलत फैलाता है, ताकि जो इलेक्शन वगैरह होते हैं यूरोपियन सोसाइटीज़ को उनको तू डिस्टेबलाइज कर सके। तो इस तरह के इल्ज़ाम जो है वो ईयू किस पे लगाता है, रशिया पे लगाता है कि भाई तू क्या देता है, गलत सूचना देता है, साइबर हमले करता है हमारे ऊपर और हमारे बारे में गलत सूचना फैलाता है ताकि जो हमारे समाज है उन्हें क्या कर सके, अस्थिर कर सके। उसके बाद स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की ये बात करते हैं। जो ईयू है वो क्या चाहता है कि जितना भी एरिया उसके अंदर आता है वो सब उस एरिया से ज़्यादा रिसोर्सेज को लेकर वो क्या हो जाए, आत्मनिर्भर बन जाए और रशिया पे एनर्जी की डिपेंडेंस उसकी ख़त्म हो जाए। दिस इंक्लूड्स डाइवर्सिफाइंग एनर्जी सोर्सेज
इसीलिए वो क्या करता है, एनर्जी सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहा है। जैसे मान लो कि नेचुरल गैस रशिया से लेता है, नेचुरल गैस ना यूज़ करके कुछ और यूज़ कर लेगा, सोलर एनर्जी यूज़ कर लेगा, तो डाइवर्सिफाई करेगा एनर्जी सोर्सेज को, ताकि रशिया पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो सके, नाटो के साथ जुड़ जाएगा और कोई ग्लोबल पार्टनर बना लेगा। सो ईयू रणनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने, रूसी ऊर्जा और अपनी निर्भरता कम करने और अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। किस चीज़ पे काम कर रहा है वो? अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में। इसमें ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना, नाटो और अन्य वैश्विक साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना शामिल है। अब हम बात करेंगे इनका फ्यूचर क्या है, इनके रिलेशनशिप का। तो द फ्यूचर ऑफ यू रशिया रिलेशन रिमेन अनसर्टेन, हमें नहीं पता भाई, कुछ भी हो सकता है। जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, म्यूचुअल सिक्योरिटी कंसर्न्स, बोथ साइड्स रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग। तो ये दोनों क्या कहते हैं कि भाई आपस में बातचीत करने की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डायलॉग और कोऑपरेशन करेंगे तभी आगे जो चैलेंजेस हैं वो ठीक होकर वापस से हम एक दूसरे का ट्रस्ट जीत पाएंगे। तो भू राजनीतिक विकास, आर्थिक हितों और आपसी सुरक्षा चिंताओं से प्रभावित ईयू रूस संबंधों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। दोनों पक्ष संवाद और सहयोग के महत्व को पहचानते हैं, लेकिन विश्वास बहाल करने और आम सहमति खोजने महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना भी करते हैं। ठीक है, क्या लिख दोगे आप? ये निष्कर्ष में आप लिख के आ जाना कि दोनों जो पक्ष हैं वो संवाद और सहयोग का महत्व तो जानते हैं, लेकिन विश्वास बहाल करने और आम सहमति के लिए क्या है, चुनौतियों का इन्हें सामना करना पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने अगला जो आपका एग्ज़ाम है उसका कोड नीचे कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि उसकी एग्ज़ाम डेट क्या है। ठीक है।